हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th की शुरुआत करने वाले हैं जिसमें हम लोग शुरू करेंगे पार्टनरशिप फॉर्म से। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है बच्चों, ये जो है आपकी पार्टनरशिप फॉर्म ये बहुत लेंदी है और इसको 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट इज फंडामेंटल और बाकी 3 जो हैं वो आपके प्रोसेस में होती हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप को अगर हम देखें तो 2 तरीके में बांटा गया है। एक जब इसकी शुरुआत होती है और दूसरा कैसे उसको डिसॉल्व किया जाता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो रिकंस्ट्रक्शन भी होते रहेगा उसमें और बाद में एट द लेटर एंड वी विल डिस्कस द डिसोल्यूशन पार्ट। डिसोल्यूशन इज जस्ट द वाइंडिंग ऑफ द फॉर्म। ठीक है, तो शुरू करेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ बेसिक चीजें होनी चाहिए। दैट इज फर्स्ट इज बुक। तो कौन सी बुक है जिसको आप रिफर कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 बुक होती हैं आपकी जिससे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल बी स्टडिंग। द फर्स्ट इज टी.एस. ग्रेवाल एंड द सेकंड इज डी.के. गोयल। ठीक है, तो अगर आपके पास स्कूल में टी.एस. ग्रेवाल रेफर की जा रही है तो ये भी अच्छी बुक है और डी.के. गोयल करी जा रही है तो ये भी अच्छी बुक है। अच्छा, कोई भी सी भी बुक स्कूल से तो आप ले लेंगे। लेटर ऑन बाद में जब हम इसकी प्रैक्टिस के लिए जाएंगे, बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए जाएंगे, तो हम लोग दोनों बुक को रेफर करेंगे। ठीक है, तो अभी जो मेरे पास हम लोग डिस्कस करेंगे वो टी.एस. ग्रेवाल से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल डिस्कस, क्योंकि फंडामेंटल हम इससे क्लियर कर लेंगे और जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने होंगे तो डी.के. गोयल को हम लोग रेफर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पार्टनरशिप के बारे में आपने क्लास 11th में काफ़ी अच्छी तरह पढ़ा हुआ है बिजनेस स्टडीज़ में कि पार्टनरशिप क्या होती है, उसके फंडामेंटल्स क्या होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं और थ्योरेटिकल नॉलेज आपको है। बस क्लास 12th में अकाउंटेंसी में आपको उसकी अकाउंटिंग एस्पेक्ट को देखना है। ठीक है, तो बस ये जो फर्स्ट जो आपका लेक्चर रहेगा वो फंडामेंटल्स के ऊपर रहेगा और मैं कुछ चीज़ें हैं आपको जो डिस्कस करूंगा। ठीक है, लाइक द फर्स्ट इज फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो जिसने उसको उतना रिमेंबर नहीं भी किया हुआ है तो हम लोग उसको क्विकली देख लेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। नाउ फीचर इंक्लूड्स, फीचर हो गया, नेचर हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल आर सेम। ठीक है, तो नेचर ऑफ पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप कि पार्टनरशिप जो है उसके क्या हाव भाव है, कैसे बिहेव करती है। तो फर्स्ट इज द नंबर ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए? मिनिमम 2 तो सबको जानते हैं, तो मैक्सिमम कितने होने चाहिए अगर कोई पूछेगा तो मैक्सिमम इज 50। तो 2 एंड 50। ठीक है, अच्छा अब ये किसने डिसाइड किया हुआ है? एक हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट करके एक लॉ है। ठीक है, 1932, द पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके अंदर ये सारी प्रोसेस, रूल, रेगुलेशंस, काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, और वो हमारे पास एक एक्ट के सामने, मतलब एक लॉ की तरह। अगर हमको कभी भी रिफर करना है कि अच्छा इस सिचुएशन में अब हम लोग इसको कैसे डील करेंगे, तो हम लोग रूल्स को रिफर करते हैं, इसका मतलब एक्ट को रिफर करते हैं और वो कहीं ना कहीं वो पॉइंट उस पर लिखा होता है कि अच्छा ऐसी सिचुएशन में आपको इसको ऐसे डील करना चाहिए। तो इसमें भी यही फीचर्स भी उसमें डिस्कस किए गए हैं और ये आपका लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये जो स्पेसिफिक है, बाकी रूल्स तो उसमें लिखे हुए, लेकिन जो दिस वन इज वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि ये जो डिसाइड हुआ है ये आपका कंपनी एक्ट से डिसाइड हुआ है। नाउ द लेटेस्ट कंपनी एक्ट जो अमेंडमेंट हुआ है वो 2013 में, तो कंपनी एक्ट 2013 में इसके अंदर ये चीजें लिखी हुई हैं कि मिनिमम 2 पार्टनर्स एंड मैक्सिमम 50, और ये चेंज होते रहता है। ठीक है बच्चों, चलो आप देख भी रहोगे जैसे नोट्स में, आप ये जो मैंने आपके सामने जो एक स्क्रीनशॉट रखा हुआ है, आप इससे नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको टाइम टू टाइम आपकी स्क्रीन में इसको प्रॉम्प्ट करते रहूंगा ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, और इसमें हम लोग क्विकली रिफर करेंगे। एन एग्रीमेंट, सेकंड इज एन एग्रीमेंट। सो पार्टनरशिप क्या है? एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 लोग, ठीक है, आपस में आके कोई बिजनेस कर सकते हैं। अभी एग्रीमेंट कैसा हो सकता है? ये कंपनी एक्ट 1932 में लिखा हुआ है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ओरल और इट इज इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट भी हो सकता है। इसका मतलब अगर हम लोग 2 दोस्त हैं और आपस में कोई डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज ओरल एग्रीमेंट। कहीं पर को भी आपने उसको रिटर्न फॉर्म में नहीं लिखा, सो इस सबूत नहीं लिया उसका कि मैंने ये चीजें बोली हैं, आपने ये चीजें बोली। और रिटर्न फॉर्म क्या हो जाएगा? रिटर्न फॉर्म की, अच्छा दीज आर द पॉइंट्स जो आप अपनी तरफ से देंगे बिजनेस में और दीज आर द थिंग्स जो हम अपनी तरफ से देंगे, और ये बिजनेस को इस तरीके से रन किया जाएगा, और आपने इसको दोनों को लिख के ड्यूली साइंड कर दिया, तो ये रिटन एग्रीमेंट हो गया। तो ठीक है, तो पार्टनरशिप क्या है? एक एग्रीमेंट है बिटवीन 2 एंड मोर देन 2 पीपल्स। ठीक है, द थर्ड इज लॉफुल बिजनेस। नाउ ये इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। तो इंडिया का कानून, द इंडियन लॉ, जिन बिजनेस को करने की आपको परमिशन देता है उन्हीं बिजनेस को आप पार्टनरशिप के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। अगेंस्ट द लॉ आप नहीं जा सकते। ठीक है। तो अनलॉफुल बिजनेसेस आप लोग पार्टनरशिप के अंदर परफॉर्म नहीं कर सकते। आप दो दोस्त आके ये नहीं बोल सकते कि हमको सो एंड सो बिजनेस करना है विच इज नॉट परमिटेड बाय द इंडियन लॉ। ठीक है। अब प्रॉफिट शेयरिंग बहुत सिंपल है, ये एक फीचर है इसका मतलब ये है कि अगर दो लोग आ रहे हैं साथ में तो उनके बीच में प्रॉफिट का शेयरिंग होना इज कंपलसरी। ठीक है। प्रॉफिट की शेयरिंग होना कंपलसरी। एक ही सारा पैसा लेके चले जाए ऐसा नहीं हो सकता। तो ये फीचर क्या है? पार्टनरशिप का फीचर है। अच्छा, क्लास 11th में जो आपने पढ़ा था वो सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग हम लोग किया करते थे। ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग करते थे, सारा प्रॉफिट एक ही पर्सन का होता है। क्यों? क्योंकि वो द सिंगल ओनर होता है। अब यहां पर को मिनिमम 2 ओनर्स तो आ ही गए हैं, तो ये फीचर बोलता है कि प्रॉफिट मस्ट बी शेयर। ठीक है। किसको कितना मिलेगा वो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ उसको मिनिमम कुछ परसेंट तो मिलना ही चाहिए। मस्ट बी शेयर्ड, उसका मतलब बंटवारा होगा। कितना रेशियो रहेगा अभी नहीं हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हाँ मस्ट बी शेयर्ड। ठीक है। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी ये कहती है कि अगर मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाऊंगा तो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आएगा। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है कि सपोज हमारे पास ए, बी, सी और डी, ये 4 पार्टनर है हमारे पास। ठीक है। दी 4 पार्टनर्स। म्यूचुअल एजेंसी ये बोलती है कि ये चारों के चारों मिलके भी बिजनेस को चला सकते हैं। बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल। यहां पर को ऑल में कितने? 4 ही पार्टनर है तो ऑल में 4 आ गए। बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल, सारे मिलके भी किसी बिजनेस को चला सकते हैं। ठीक है। और अब यहीं पर से सिचुएशन आपकी थोड़ी सी ट्रिकी होगी और आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल, इसका मतलब सारे पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई, इंट्रोड्यूस किया और बोल रहे हैं कि हम सब लोग बिजनेस को रन करेंगे। सब लोग बिजनेस को रन कर रहे हैं, बिजनेस स्मूथली फंक्शनल हो रहा है। लेकिन ये तो एक सिचुएशन हुई ना, अगर इसके अलावा भी कोई सिचुएशन हो सकती है तो बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एनी ऑफ देम, चलो इसको पिक कर लेते हैं, लेट्स पिक बी। तो इन लोगों ने बोला कि एनी ऑफ देम में चलो किसी को भी बी को पिक कर लेते हैं हम लोग एग्जांपल के लिए। 4 दोस्त आए। ठीक है। चारों के चारों ने इंजीनियरिंग पढ़ी थी। ठीक है। और उन्होंने कुछ ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप कुछ करना चाहा और एक नया इक्विपमेंट लेके आ गए और उन्होंने सोचा कि इसको पेटेंट करवा के इसका बिजनेस करते हैं। ठीक है। चारों के चारों टेक्निकल फील्ड्स हैं। अब इन्होंने चारों के चारों टेक्निकल फील्ड से पार्टनरशिप में आगे बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन जो बी है ना, बी ने इंजीनियरिंग के अलावा एमबीए भी किया हुआ है, तो उसको मैनेजरियल स्किल्स भी हैं और वो बिजनेस को थोड़ा बहुत जानता भी है। तो उन्होंने बोला कि हम लोग तो आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट में सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस आपको रन करना पड़ेगा। तो इधर क्या हो गया? बिजनेस इज नॉट कैरीड ऑन बाय ऑल, तो यहां पर को तो नहीं हो रहा है, लेकिन एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये जो है ना, ये जो बी है ये इनके बिहाफ में काम कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है। अभी एनी ऑफ देम में ऐसा नहीं है कि एनी का मतलब होता है कोई भी, एनी ऑफ देम तो मोर देन 1 भी हो सकता है ए, बी एंड सी आर रनिंग द बिजनेस एंड डी इज नॉट पार्टिसिपेटिंग डायरेक्टली इनटू द बिजनेस। ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब ये नहीं है कि डी के लिए काम नहीं किया जा रहा है, डी के लिए भी तो काम किया जा रहा है। प्रॉफिट का हिस्सा तो उसको भी मिलेगा, क्योंकि ये फीचर्स तो हम लोगों को सब कुछ फुलफिल करने हैं। प्रॉफिट मस्ट बी शेयर अमंग ऑल पार्टनर्स, रेशियो इररिस्पेक्टिव ऑफ द रेशियो। हमको नहीं पता अभी रेशियो क्या होगा, वो तो एग्रीमेंट बताएगा। ठीक है। लेकिन मिलेगा तो जरूर ना। तो अगर वो काम करे या ना करे, वो एक्ट उसमें पार्टिसिपेशन ले या ना ले, लेकिन उसको भी प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। तो समझ में आ गया? एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये म्यूचुअल एजेंसी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी आपको केस स्टडीज में दिखेगा। ठीक है। तो ये इसके फीचर्स हो गए। अच्छा ना, अब आपके पास सेकंड है। आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल ही है, बाद में सब प्रैक्टिकल आ जाएगा। ठीक है। अब आपको सेकंड जो चीज दिख रही होगी वो है राइट्स ऑफ अ पार्टनर। ठीक है। अच्छा, मैं इसको क्विकली देख कर लेते हैं। इसको बोर्ड में डिस्कस नहीं करते हैं, आप लोग डायरेक्टली इसको स्क्रीन पर देखिए, जो नोट्स है उसी को देखिए। द फर्स्ट इज राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड अग्रीड रेशियो।
तो जैसे आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आपके पास बीइंग अ सिटीजन ऑफ द इंडिया, ठीक है, इंडियन सिटीजन होने के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं आपके पास, वैसे ही पार्टनर होने के भी इनके पास राइट्स होते हैं। और ये भी हमारा कंपनी एक्ट 1932 में एक लिखित रूप में दर्ज है, ठीक है, इट इज इन दी रिटन फॉर्म कि हाँ ऐसा ही होगा। तो जो प्रॉफिट है वो अग्रीड रेशियो में ही बांटना चाहिए। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि प्रॉफिट मस्ट बी शेयर्ड, रेशियो कितना था वो पता नहीं, लेकिन अब ये बोल रहा है कि प्रॉफिट तो बटेगा ही, और किस रेशियो में बटेगा, उसी रेशियो में बटेगा जिस रेशियो में इसको डिस्कस किया गया था। इसका मतलब जो एग्रीमेंट में आपने एट द टाइम ऑफ द एग्रीमेंट जो आपने किया था। अब यहां पर कोई एक टर्म देख रहे होंगे, अब आप नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, विच वॉज मैंशनड इन पार्टनरशिप डीड, जो किसमें मेंशन किया गया था, पार्टनरशिप डीड में। अब ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है बच्चों, देखो पार्टनरशिप डीड वो चीज होती है जब हम एग्रीमेंट को रिटन फॉर्म में लिख देते हैं तो उसको बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। व्हेन द एग्रीमेंट इज इन रिटन फॉर्म इट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। बहुत सिंपल है, जब लिख लिया उसको तो पार्टनरशिप डीड हो गई, ओरल का कोई नाम नहीं है, ठीक है। तो एक पार्टनरशिप डीड में जितना भी रेशियो मेंशन होगा ना, उसी रेशियो में उसको बंटना जरूरी है। 3:2 लिखा हुआ है, अगर दो पार्टनर है ए एंड बी और 3:2 है तो 3 को ज्यादा पार्ट मिल रहा है, और अगर 2:3 में इसको बंटवारा होने लगा तो इसका मतलब कि ये इसका वायलेशन ऑफ द पार्टनरशिप डीड है। देन जो ए है वो अपना हक मांगने के लिए कोर्ट में जा सकता है, ठीक है, वो पार्टनरशिप डीड को लेके जाएगा, दिस इज द रिटन एग्रीमेंट विच इज ड्यूली साइंड बाय बी ऑल्सो, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीज है हमारी पहली, बहुत ही सिंपल सा है। द सेकेंड इज राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ वर्किंग ऑफ द बिजनेस, ठीक है, चलो नोट डाउन कर लिया। अब देखते हैं क्या बोल रहा है कि हर पार्टनर को हक है कि वो कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में पार्टिसिपेट करे, ठीक है। अब समझते हैं क्या है, जो हम लोगों ने अभी एग्जांपल देखा था, ए बी सी डी बीइंग 4 पार्टनर्स, ए बी सी डी 4 पार्टनर है हमारे पास, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस राइट वो क्या बोल रहे हैं कि सबको अधिकार है कि वो बिजनेस के कंडक्ट मतलब वर्किंग ऑफ द बिजनेस में सहयोग दे। ए बी सी मना नहीं कर सकते डी को पार्टिसिपेट करने से, वो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, आपने कैपिटल दे दी, नाउ गो एंड सिट एंड रिलैक्स, आप बिजनेस में क्या चल रहा है ये नहीं जान सकते, ऐसा नहीं होगा। वो भी बिजनेस में हिस्सा ले सकता है और वो भी बिजनेस में काम कर सकता है, ठीक है। तो कोई भी पार्टनर किसी को मना नहीं कर सकता बिजनेस में काम करने से, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी थर्ड वाला उतारो फिर। अब राइट टू बी कंसल्टेड, राइट टू बी कंसल्टेड बहुत ही ईजी है। अगर ए बी सी डी हमारे पास 4 पार्टनर है तो कोई भी छोटा या फिर बड़ा, माइनर या मेजर डिसीजन लेने से पहले सारे के सारे पार्टनर से कंसल्ट कर लेना जरूरी है, ठीक है। अगर उसके कंसल्ट के विदाउट आपने कोई मेजर डिसीजन ले लिया तो वो इट इज तो ये माना जाएगा कि ये वायलेशन ऑफ द पार्टनरशिप डीड है, ठीक है, सिंपल है। चलो जल्दी से अब नेक्स्ट वाला उतारो, राइट टू इंस्पेक्ट द बुक ऑफ अकाउंट्स। चलो क्लास 11th में तो आपने देखा था बच्चों कि आप जब अकाउंटिंग करते थे तो बुक्स आप प्रिपेयर करते थे, बिगनिंग फ्रॉम द स्क्रैच आपने सब कुछ बनाया हुआ, जनरल एंट्री से लेके आपने फाइनल अकाउंट्स की बैलेंस शीट तक टैली की हुई है। अच्छा, इतना लंबा सफ़र जब आपने तय किया तो इसके बीच में तो काफ़ी चीज़ें हो सकती थी, ठीक है। अगर आपने रेंट में जो हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ द एरर्स किया, अगर वो रेक्टिफिकेशन ना होता तो ब्लंडर हो सकता था ना, वैसे यहाँ भी हो सकता है। तो ए बी सी अगर 3 पार्टनर हैं तो हो सकता है कि बी सी ऐसा कुछ काम करें कि एक को कम चीज़ें मिले, बिल्कुल हो सकता है, विंडो ड्रेसिंग हो सकती है। तो यहीं पर को बोला जा रहा है कि कोई भी पार्टनर कभी भी आके इंस्पेक्ट कर सकता है कि भाई हमारी बुक्स में काम सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। बुक्स ऑफ अकाउंट इज, आपको पता है कि जनरल लेजर्स पूरा बुक्स हो गई थी हमारी, ठीक है। जल्दी से नेक्स्ट उतारो, राइट टू रिटायर फ्रॉम फर्म, राइट। चलो अब पढ़ते हैं इसके बारे में। राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म है इसकी, अगर मैं अपनी मर्जी से किसी पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा बनना चाहता हूं कि मैं पार्टनर बना किसी भी फर्म में, तो वही राइट्स मेरे को भी मिले हुए हैं कि आई कैन विड्रॉ ऑल्सो फ्रॉम दैट फर्म, ठीक है। तो मैं उससे क्या विड्रॉ भी हो सकता हूँ, मैं वापस भी हट सकता हूँ। जनरली बच्चों को क्या होता है, रिटायर का मतलब, अच्छा व्हेन अ पर्सन रीचेज द एज ऑफ 60 और मोर ही रिटायर्स, नहीं वैसा नहीं है, आप कभी भी रिटायर हो सकते हो। इसका मतलब, इसमें रिटायर का मतलब वो रिटायर नहीं है, विड्रॉ करना मतलब, ठीक है, आप उससे हट जा रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि विदाउट फर्दर नोटिस आपने कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दिया, आपको प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा कोर्ट में जाके, और जब सबके सब सहमत होंगे
उसके बाद आपको इजाज़त दी जाएगी कि यू कैन विड्रॉ फ्रॉम द फर्म, दैट यू कैन रिटायर फ्रॉम द फर्म। लेकिन हाँ, कोई रोक नहीं सकता आपको, ठीक है ना। अब जल्दी से लास्ट से सेकेंड लास्ट उतार लो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइट टू डिसअलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है। उतार लिया, पूरा पॉइंट उतार लिया। चलो अब ये क्या बोलता है कि ए है, बी है, सी है, डी है। अभी हमने बोला कि चारों टेक्निकल फील्ड्स हैं, बी को थोड़ी नॉलेज है बिकॉज ही हैज़ डन MBA, ठीक है, उसको बिजनेस की नॉलेज है और ये सब है। लेकिन बीइंग एन MBA उसने फील्ड में उतना काम नहीं किया हुआ है, ठीक है। एक यहां पर कोई इसका मैं ड्रॉबैक लिख रहा हूं क्योंकि उसने फील्ड में उतना काम नहीं किया हुआ है, उसने एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट देखा हुआ है, उसने सारी चीजें देखी हुई हैं। चलो अब इनको ना फंड्स की जरूरत पड़ी, लेटर ऑन इनको फंड्स की जरूरत पड़ी। अब ये तो क्लास 11th में हमने पढ़ा हुआ है बच्चों, बहुत अच्छी तरह पढ़ा हुआ है बिजनेस स्टडीज में। पार्टनरशिप फर्म को फर्दर आप कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है। आप बोलेंगे सर एक पार्टनर लेके आ जाओ, एक नहीं तो 2 पार्टनर लेके आ जाओ, लेकिन बात ये नहीं होती है। बात ये होती है कि आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको एक ऐसा भी पर्सन चाहिए जो आपको बिजनेस को देखे भी, ठीक है। तो आपके पास 2 तरीके होते हैं, या तो आप एक मैनेजर को हायर करें और या तो आप एक पार्टनर को लेके आए, ठीक है। मैनेजर को हायर करने के अपने फायदे और नुकसान है, पार्टनर को लाने से अपने और फायदे और नुकसान है, हर चीज के 2 साइड्स ऑफ द कॉइन्स, ठीक है, वो हम लोगों ने देखा हुआ। तो इन लोगों ने चाहा कि चलो भाई ई को एडमिट करते हैं, एक ऐसे पर्सन को ढूंढा इन्होंने जिन्होंने फील्ड में थोड़ा बहुत काम किया हुआ था और जो कैपिटल रेस करने के लिए भी तैयार था, ई को लेके आ गए, ठीक है। कहानी समझ में आ रही है। लेकिन ए agreed, B agreed, D agreed to admit E as new partner, but B disallows. B ने बोला कि नहीं, मैंने इसको देखा हुआ है, मैंने इसका काम भी देखा हुआ है, no, he is not liable enough to be the partner of our reputed firm. उसने बोला कि मैं नहीं मानता कि हमारा पार्टनर बन सकता है, तो उसने डिसअलाउ कर दिया। अब बता मेजोरिटी किसके साथ है, ई के साथ है, लेकिन यहां पर कोई मेजोरिटी से कुछ भी काम नहीं होता, ठीक है। अगर कोई एक पार्टनर भी डिसअलाउ कर दे एडमिशन देने से किसी भी पार्टनर को, तो उसका एडमिशन नहीं हो सकता, ठीक है। ये राइट भी समझ में आ गया, तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट राइट है किसी पार्टनर को मिला हुआ, ठीक है। इसका वो फायदा भी उठा सकता है और नुकसान भी हो सकता है उसको। चलो लास्ट वन बहुत सिंपल है, राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन, राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन एट एग्रीड रेट, ठीक है। समटाइम्स पार्टनर जो होता है वो अपने फर्म को लोन देता है, ठीक है। और हम लोगों ने बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी देखा हुआ है कि बिजनेसमैन और बिजनेस सेपरेट एंटिटी है, तो बिजनेस जो भी पैसा बिजनेसमैन की तरफ से आता है उसको एक लाइबिलिटी समझता है, ठीक है, और उसको फर्दर पे करने के लिए लाइबल होता है और फॉर द टाइम बीइंग उसको इंटरेस्ट भी देता है। तो लोन भी हमारा एक लाइबिलिटी है, तो जब तक उसका रिपेमेंट नहीं होता तब तक उसको लोन का अमाउंट इंटरेस्ट देता है, तो ये उसका अधिकार बनता है कि उसको उसका लोन का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो बहुत सिंपल सा था, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब मैं बाकी चीज़ें आप लोगों को थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। जब जैसे जैसे हमारे सामने चीज़ें आएंगी मैं उसको आपको एक एग्जाम्पल की तरह समझाऊंगा, और बाकी अगर आपको लगे सो यू कैन रिफर योर बुक TS ग्रेवाल आप देख सकते हैं या DK गोयल देख सकते हैं कि भाई वो थ्योरी में क्या चीज़ बोलने चाह रहे हैं, और एग्जाम्पल आप मेरे उसमें से देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो भी चीज़ें आपने नोट डाउन करी हुई हैं जल्दी से देख लीजिए। अब मैं आपको थोड़ा सा ये चीज़ आज इस वाले टॉपिक में बताने वाला हूँ कि हम लोग एक्चुअल में क्लास 12th की पार्टनरशिप में करने क्या वाले हैं, ठीक है। लेट मी रब ऑल दिस थिंग। ये तो थोड़ा आपका क्लास 11th ही रिकॉल हुई है बच्चों, आई गेस। चलो वैसे भी पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गया था आप लोगों को, तो क्लास 11th आपकी रिकॉल हो गई। हाँ सब कुछ याद आ गया सर भाई, सब कुछ जो पढ़ा था थ्योरी वोरी बिजनेस की वो सब याद आ गया। चलो अब देखते हैं कि क्लास 12th की अकाउंटिंग में आपको करना क्या है। उससे पहले देखते हैं क्लास 11th में आप लोगों ने किया क्या था। तो मैं शुरू कर रहा हूँ क्लास 11th, ठीक है। क्लास 11th का अब फाइनल अकाउंट में आ जाते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें तो हम लोग देखते आ रहे हैं, ठीक है। फाइनल अकाउंट में आ जाते हैं। सबसे पहले फाइनल अकाउंट में हम लोगों ने बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट, कोई भी बिजनेस कैसे ट्रेड करता है, ठीक है, वो सब बनाया था। और
इससे हम लोगों ने निकाला था क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। वी डिराइव्ड ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम दिस, ठीक है। नाउ इसके बाद हम लोगों ने निकाला था, P&L अकाउंट बनाया था हमने, क्या निकालते थे, नेट प्रॉफिट निकालते थे इससे, ठीक है। नेट प्रॉफिट निकालने के बाद आप लोगों के पास एक काम होता था, बैलेंस शीट स्टेटमेंट बनाना, ठीक है। बैलेंस शीट स्टेटमेंट बना के क्या करते थे, यू मस्ट टैली द बैलेंस शीट, आप क्या करते थे, उसको टैली कर देते थे, ठीक है। अब इस प्रोसेस में क्या होता था कि यहां पर को आपके पास एक प्रॉफिट है, ग्रॉस मतलब टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म, ठीक है। टोटल प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म, यहां पर से यहां इसके बाद आपने कुछ अपने एक्सपेंसेस और इसमें से माइनस कर दिए, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम्स जो भी है आपने प्लस माइनस किया, आपके पास आ गया नेट प्रॉफिट। नाउ दिस नेट प्रॉफिट इज एडेड वेयर, आप लोग उसको कैपिटल अकाउंट में जाके प्लस नेट प्रॉफिट करते थे, याद है ना। बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल अकाउंट का अमाउंट लिखा, उसमें नेट प्रॉफिट लिखा, और बाकी चीज़ें भी जो होती थी आपके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी आ जाता था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कभी पे कर देते थे, कभी ड्राइंग्स को माइनस कर देते थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें करते थे, लेकिन हमको तो अभी प्रॉफिट से मतलब है अभी, तो प्रॉफिट इज एडेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ हुज, ऑफ सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर, द सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस जो होता था, उसके कैपिटल अकाउंट में आप उसको नेट प्रॉफिट को ऐड कर देते थे, सारा प्रॉफिट आपका करते थे। अब से ऐसा कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते। इसका मतलब पार्टनरशिप यहां से आपकी शुरू हो रही है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो जो आपने फीचर्स पढ़े ना अभी, अब भी याद हो जाएंगे आपको, सारे फीचर्स याद हो जाएंगे अभी आपको। क्या पढ़ा था, प्रॉफिट मस्ट बी शेयर अमंग ऑल पार्टनर्स, प्रॉफिट की शेयरिंग करनी जरूरी है। कितनी शेयर होंगी, यहाँ का ये कैसे पता चलेगा, एग्रीमेंट से पता चलेगा, ठीक है। दो फीचर रट गए। एग्रीमेंट क्या होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं, तो भाई आपको प्रॉफिट तो वहाँ से पता चल जाएगा, और एज पर द राइट ऑफ द पार्टनर कि उसको भाई मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट जो हमारे पास आया है वो पहले आप निकाला करते थे, इस बार आपको क्या होगा, नेट प्रॉफिट, और ये आपका गिवन होगा। आज से आपको क्या होगा, नेट प्रॉफिट गिवन होगा। इसका मतलब आपको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकालना, P&L अकाउंट नहीं बनाना, नेट प्रॉफिट नहीं निकालना। नेट प्रॉफिट इज डायरेक्टली गिवन टू यू, ठीक है। आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया जाएगा, ठीक है। हल्का फुल्का आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपका काम क्या है, जो भी नेट प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना अमंग ऑल पार्टनर्स। सबसे पहले आप कैलकुलेशन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद कैपिटल अकाउंट में जाके उसको ऐड कर देंगे, हो गई बैलेंस शीट, टैली खत्म हो गया, ठीक है। अब देखें कहां पर से क्या करना है हमको अकाउंटिंग में, तो हम लोगों को बनाना है P&L अकाउंट, P&L डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। क्या बनाना है, डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट, ठीक है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट को क्या बोलते हैं पता है आपको, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। क्या बनाना है आपको, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। एप्रोप्रिएशन इज नथिंग बट द डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी आपने प्रॉफिट अर्न किया है वो पार्टनर्स के पास कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, आपको अकाउंट में बना के दिखा देना है, ठीक है। 4 पार्टनर है तो 4 को डिस्ट्रीब्यूट करो, 6 है तो 6 को करो, 2 है तो 2 को करो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपको क्या करना है, एक सेपरेट अकाउंट शो करना है जिसमें आप पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज या डिक्रीज होते हुए शो करेंगे, ठीक है। हाँ, हम इसको बैलेंस शीट में भी कर सकते थे, जैसे हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट में करते थे, लायबिलिटी साइड में डायरेक्टली उसको जाके दिखा देते थे। लेकिन इस बार काफ़ी और चीज़ें भी आने वाली हैं, अब भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो उतना लंबा कैलकुलेशन ना हो सकता है कि वो कैपिटल अकाउंट बनाते बनाते ही आपका एक पेज खत्म हो जाए।
सो इट्स बेटर कि उसको एक ऑर्गेनाइज्ड और अच्छी तरीके से आप उसको दिखाएं। तो वही दिखाने के लिए हम लोगों को एक सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ता है, वो होता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ गए? जब आप क्लास 11th में बैलेंस शीट बनाते थे तो कैपिटल अकाउंट लिखते थे इनर कॉलम में, और जो भी चीज़ें होती थी नेट प्रॉफिट को ऐड करते थे, ड्राइंग को माइनस करते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड करते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को माइनस करते थे, और अंदर ही कॉलम लाइन खींच के आउटर कॉलम में सारा अमाउंट लिख देते थे। 5 to 6 लाइन्स का मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, मैक्सिमम 5 to 6 लाइन्स का एक एडजस्टमेंट आता था और वो आप कर देते थे। लेकिन इस बार 5 और 6 लाइन से भी नहीं होगा, हो सकता है कि वो 12-13 लाइन चले जाएं, तो कॉपी इतनी लंबी हो जाएगी, वो बड़ी डिसऑर्गेनाइज्ड लगेगी, आपकी कॉपी अच्छी नहीं दिखेगी। होने के इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन हाँ जैसे भी सीबीएसई हमसे बोल रहा है, मांग रहा है, वैसे उसको प्रेजेंट कर देंगे हम लोग। तो हम लोग एक सेपरेट अकाउंट बना देंगे और बैलेंस शीट में एक बड़ा अच्छा सा लिख देंगे, ये रही भाई इसकी कैपिटल, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख देंगे, कोई कैलकुलेशन नहीं, जैसे वर्किंग नोट में हम लोग बनाते थे। ठीक है, सिंपल है। इसको बनाने के बाद थर्ड क्या है आपका, बैलेंस शीट स्टेटमेंट बना देना और इसको टैली कर देना, खत्म हो गया भाई पार्टनरशिप। यही करना है आपको इस बार क्लास 12th की पार्टनरशिप में, आपको यही करते हुए चलना है। ठीक है, चल ओवरऑल आपको तो समझ में आ गया करना क्या है। इसको थोड़ा अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो मैं जस्ट आपको एरोज दिखा देता हूँ कि यहाँ से चले हम यहाँ और यहाँ से चले हम लोग यहाँ। ठीक है, यही फर्स्ट, ये सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो ओवरऑल तो हम लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि अच्छा नाउ द पिक्चर इज बीइंग क्लियर। हाँ, ये करना है हमको। अब यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन कहीं रहने देता हूँ। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आज अगर आपने अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया, नेक्स्ट क्लास से आप डायरेक्ट फंडामेंटल्स के अकाउंटिंग में जा सकते हैं। ठीक है, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन इज, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप उसको? आपने सपोज किया कि ये रहा आपका 1000 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट और दो पार्टनर है हमारे पास, ए एंड बी आर दी टू पार्टनर्स। ठीक है, आपने बोला कि ठीक है ये है भाई हमारे पास, और चलो सपोज कर लेते हैं कि 50-50 है। 50-50 है मतलब ए का भी आधा हिस्सा, बी का भी आधा हिस्सा। तो भाई ए को मिल गए 500 रुपये और इसको भी मिल गए 500 रुपये, लो हो गया प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट। इतना सिंपल हो गया। ठीक है, लेकिन ये तो बहुत ही बेसिक सा केस है। क्या आपके पास इतना बेसिक केस क्वेश्चन में कभी आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के एक अलग तरीका होता है बच्चों, बिल्कुल ही एक अलग तरीका होता है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का। ठीक है, वो मैं आपको 2 या 3 केसेस में समझा देता हूं। पहला केस तो हम लोगों ने बड़ा सिंपल देखा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं डिस्ट्रीब्यूट ऑल। ऑल मतलब ये रहा आपका नेट प्रॉफिट और उसको पूरा बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट ऑल हो गया, डिस्ट्रीब्यूट ऑल, पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए आप। ठीक है, रेशियो पर देखो कितना लिखा हुआ है, 60-40, 50-50, 40-60, जितने पार्टनर है उनका रेशियो देखो और बांट दो, नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, खत्म, पहला केस खत्म। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये थोड़ा अलग तरीके से भी हो सकता है। आपने एक कहावत बड़ी सुनी होगी, कान को ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो, बात एक ही होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको घुमा के ही पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर को आपकी बात अलग होगी, क्योंकि अब अकाउंटिंग तो भाई आपकी लेंदी होने वाली है ना। तो देखो, नेट प्रॉफिट को जनरली हम लोग ना पार्टनर्स को अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये रहा आपका प्रॉफिट, रखो जेब में एंड बाय। ठीक है, दिस ईयर्स प्रॉफिट इज दिस, टेक इट एंड गो। ठीक है, ये बोल सकते हैं। दूसरा बोल सकते हैं कि अच्छा हम ना आपको ऐसे प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं देंगे, 500 रुपये हैं तो 100 रुपये इस नाम से देंगे, 100 रुपये इस नाम से देंगे। ठीक है, तो मैं वही आपसे नाम डिस्कस करने वाला हूँ। और ये सारी चीज़ें कहाँ आपको देखने को मिलेंगी? ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको पार्टनरशिप डीड में। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में हमने बोला कि सबसे पहले ना हम लोग पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे। इसका मतलब जो भी उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी हुई है, एक लेट मी चेक,
तो जो भी उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी हुई है उस पे उन लोगों को इंटरेस्ट मिलने का हक तो उनको है ही। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन आर टू सेपरेट एंटिटीज, तो उसी से हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको अलाउ कर देंगे। ठीक है, और वो कितना भी हो सकता है, वो परसेंटेज में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेट्स से एट द रेट ऑफ 10% अलाउ करेंगे टू ऑल पार्टनर्स। ठीक है, दूसरा, अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कहानी तो सबको पता है, इतना तो सब कोई जानते हैं। ठीक है, दूसरा हम बोलेंगे कि कभी कभी ना कुछ पार्टनर्स मेहनत करते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि म्यूचुअल एजेंसी में हम लोगों ने बोला कि पार्टनरशिप कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल, मतलब सब कोई पार्टिसिपेशन कर रहे हैं एंड एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अगर कोई एक पर्सन सारी मेहनत कर रहा है तो बोलेगा कि मैंने आपसे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करी है। ठीक है, बीइंग अ पार्टनर आई ऑल्सो वर्कड एज ए एम्प्लॉय, सो आई एम एंटाइटल्ड टू गेट अ रेम्यूनरेशन। पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन भी दिया जाता है। रेम्यूनरेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टू। ठीक है, वो दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकती है बच्चों पार्टनर्स सैलरी। ठीक है, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर को हम लोगों ने एक अमाउंट दे दिया सैलरी के रूप में, प्रॉफिट से निकाल के। ठीक है, पार्टनर्स सैलरी। और रेम्यूनरेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पार्टनर्स कमीशन। कमीशन, सैलरी मतलब वो एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है, वो सारी मैनेजरियल और सारी चीज़ें देख रहा है, तो वो सैलरी हो गई। हाँ, अगर वो उसके सेल्स के आफ्टर प्रोडक्शन सेल्स में मदद कर रहा है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोक्योरमेंट अगर वो किसी वेंडर से अच्छी तरह से करवा दे रहा है, तो वो पार्टनर इज बीइंग एंटाइटल्ड फॉर अ कमीशन। ठीक है, आप किसी वेंडर के पास, किसी एजेंट के पास जाते तो वो भी कमीशन आपके से मांगता, तो पार्टनर भी कमीशन के लिए एंटाइटल्ड हो गया। तो पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन के फॉर्म में भी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जिसको मैं आपको रेड से ही दिखा देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो मोस्ट ऑफ द बिजनेस जो करते हैं, आपने देखा होगा, वो होती है बेटा रिटेन्ड अर्निंग, जिसको आप कभी कभी जनरल रिजर्व्स के नाम से भी जानते हैं। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या है कि प्रॉफिट जो अर्न हुआ, सपोज वो 100% है, और आपने बोला कि एवरी ईयर वी सेव 30% ऑफ द नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग ए ईयर, तो 30% क्या हो गई आपकी रिटेन्ड अर्निंग, या ये 70% भी हो सकती है अगर आपको इफ़ यू आर इन द ग्रोइंग फेज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो 30% आपने बोला कि प्रॉफिट का जितना भी हिस्सा होगा वो प्रॉफिट में ही सस्टेन कर लिया जाएगा, इट विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे भी हो सकता है, कुछ हिस्सा पार्टनर को मिलेगा, कुछ हिस्सा बिजनेस में ही रह जाएगा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के ये भी तरीके होते हैं। ठीक है, मैंने ज़्यादा नहीं, 2 ही केस में आपको किया है, यहाँ पर को मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो प्रॉफिट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 वेज, ईदर डिस्ट्रीब्यूट ऑल का मतलब मैं थोड़ा सा आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में समझा देता हूँ। अभी मैंने बोला कि ये ले आपके 500 रुपये और ये रहे आपके 500 रुपये, तो प्रॉफिट तो अभी भी 500 बटा। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं केवल इन 3 केसेस को देखूं, केवल इन 3 केसेस को, अभी रिटेन अर्निंग हम लोगों ने नहीं करी हुई है। ठीक है, अगर 10% के हिसाब से है, दोनों पार्टनर को मिलना है, तो वो कितना कितना मिलेगा, अभी तो हम लोगों को कैपिटल पता नहीं है, तो सपोज कर लेते हैं कि इसको भी 100 रुपये मिले और इसको भी 100 रुपये मिले, 200 रुपये खत्म हो गए 1000 में से, 800 रुपये बचे। अब इस 800 रुपये में से भी आपको क्या करना है, आपने बोला कि अच्छा एक काम करो, 200 ऐसे कर लो। ठीक है, यहाँ भी 500 मिल रहे हैं, यहाँ भी 500 मिल रहे हैं, दोनों एक ही चीज़ तो हैं, करने का तरीका अलग अलग है, चीज़ें एक ही हैं। ठीक है, और थर्ड केस हो सकता है, थर्ड केस ये हो गया बच्चों आपका कि भाई ये तीनों चीज़ें तो हो ही रही हैं और रिटेन अर्निंग भी आ गई अब आपकी, तो सबसे पहले रिटेन अर्निंग का अमाउंट को माइनस कर दो, जो बचा उसका परसेंटेज निकाल के आप कर लो। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट में आप लोगों को जनरली करना क्या है, आपको समझ में आ गया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब जो आपकी स्क्रीन में अब आपको एक पॉइंट दिख रहा है, ये जब पार्टनरशिप डीड हमारे सामने होगी तब तो बहुत ही अच्छा है।
पार्टनरशिप डीड सामने होगी का मतलब क्या होता है सर? पार्टनरशिप डीड सामने होगी मतलब क्वेश्चन। पार्टनरशिप डीड हम लोगों को ऐसा तो दिखता नहीं है ना, हम लोगों को तो क्वेश्चन दिखेगा। 2 पार्टनर है, अच्छा कितना उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, कितनी उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी हुई, उनका नाम क्या है, ठीक है, और क्या उनको आईओसी मिलनी है, क्या उनको सैलरी मिलनी है, क्या उनको कमीशन मिलना है, कितना प्रॉफिट इज रिटेन इन द बिजनेस, सो एंड सो फोर्थ। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, इसी को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, जो आपके क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आता है, ठीक है। अब अगर एग्रीमेंट 2 तरीके का हो सकता है तो क्वेश्चन भी 2 तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 तरीके के हो सकता है, क्या मतलब होता है कि कभी कभी क्वेश्चन कुछ चीजें बोलते हुए भी नहीं बोलता है, मतलब छुपाता है आपसे वो चीजें, जिसको बोलते हैं द क्वेश्चन इज बीइंग साइलेंट। द क्वेश्चन इज बीइंग साइलेंट, इसका मतलब क्वेश्चन आपसे कोई चीजें छुपा रहा है। छुपा रहा है का मतलब क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बता देता हूं। 2 तरीके के होते हैं। एक जो हम अभी हमने देखा था पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके अकॉर्डिंग अगर ओरल एग्रीमेंट है आपका, ठीक है, ओरल एग्रीमेंट है और रिटर्न एग्रीमेंट है, ठीक है। ओरल एग्रीमेंट अगर आपका है तो आपको जितनी भी अभी मैंने आपको समझाया था, केस 2 आईओसी मिलेगा, सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगी, वो सारी कुछ चीजें भी आपको नहीं मिल सकती, ठीक है। और प्रॉफिट भी आपको अलग अलग हिस्से में नहीं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। आप तो सोच रहे होंगे अरे वाह ये तो बहुत अच्छा केस है सर, सारे क्वेश्चन ओरल में ही होने चाहिए, बस नेट प्रॉफिट देखो और दोनों को, तीनों को, चारों को इक्वली उसको डिवाइड करके क्वेश्चन खत्म करके बड़े जल्दी आ जाओ, ठीक है। लेकिन ये तो भाई सिंपल सा केस है। अगर क्वेश्चन कभी ऐसा करेगा तो इसका मतलब वो क्वेश्चन आपसे दूसरी ट्रिक्स खेलेगा, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा होता है कि आपसे स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा है कि वो कितना उसके पास शेयरिंग रेशियो नहीं छुपा दे रहा है, बाकी चीज़ें छुपा दे रहा है, इसका मतलब वो क्वेश्चन साइलेंट है। साइलेंट का मतलब वो पार्टनरशिप डीड उसमें है ही नहीं। तो आपको काम क्या करना है, जो भी नेट प्रॉफिट है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है और आगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बना के क्वेश्चन को खत्म करना है। लेकिन रिटर्न फॉर्म में तो आपको घबराने की कोई बात ही नहीं, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसको परफॉर्म कर दीजिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो वही आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं कि भाई ऐसा होता है तो कैसा होता है, और अगर दूसरी चीज होगी तो वो कैसा होगा, ठीक है। ऐसा होगा तो ऐसे करेंगे, नहीं होगा तो इसका मतलब पार्टनरशिप डीड होगी तो ये सारे एक्शंस परफॉर्म करेंगे, नहीं होगी तो कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली आपसे फंडामेंटल की क्लास में मिलूंगा, जहां मैं आपको चैप्टर 1, ठीक है, चेंजिंग पीएसआर है वो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बहुत सारे फंडामेंटल्स है, कॉन्सेप्ट्स हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट से लेके आपको जल्दी जल्दी सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कराऊंगा और सीधे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में हम लोग जंप करेंगे, ठीक है बच्चों।